हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हमने दो टॉपिक्स पूरे कर लिए। एक लेटर मुगल एम्पायर, परवर्ती मुगल साम्राज्य। दूसरा 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब तीसरा है रीजनल किंगडम्स इन 18th 19th सेंचुरी। रीजनल किंगडम्स पे सवाल आते ही हैं और ये 2-2.5 घंटे की क्लास है। 2 घंटे इसमें लगेगी, 2-2.5 घंटे, तो 2 क्लास हम इस पर लेंगे। चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं रीजनल किंगडम्स के तहत, और इसमें हम आपको बता देना चाहेंगे, जो कल भी हल्का सा बताया था, कि मुगलों का जिस तरह से पतन हो रहा था उसके संदर्भ में उत्तर भारत और दक्कन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे राज्य थे जो मुगलों के मनसबदार थे, सामंत थे, कहने का मतलब जागीरदार थे, और समय के साथ उन्होंने अपने राज्य को एक तरह से अलग करके एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के रूप से शासन करना शुरू किया। मुगलों की तमाम व्यवस्थाओं को, चाहे वो रेवेन्यू सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, मिलिट्री सिस्टम हो, सबको एज इट इज़ अप्लाई किया और बनाए रखा, स्वतंत्र रूप से शासन किया। इस ख्याल से अगर देखें हम तो एक शब्द आता है मुगल सक्सेसर स्टेट, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य, यानी जो रीजनल किंगडम है उसमें मुगलों के उत्तराधिकारी। अवध आएगा जहाँ पर सिया मुसलमानों का नवाबी चल रही थी। दूसरा आएगा बंगाल का नवाब, तो बंगाल चल रहा था। तीसरा आएगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, कर्नाटका का नवाबी आएगी, नो डाउट। तो इस पर सवाल आएगा। अब इसके अलावे हम कुछ और चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो जो अगला कड़ी है, शुरुआत करते हैं सीधे तौर पर, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री में हमने देखा रीजनल किंगडम 18th 19th सेंचुरी का, 18वीं 19वीं सदी क्षेत्रीय राज्य। अब इस क्षेत्रीय राज्य में होता है मुगल सक्सेसर स्टेट, मुगल सक्सेसर स्टेट्स में एक आया अवध, जहां पर नवाब हुआ करते थे, रूलर को नवाब कहते। दूसरा आपका आएगा बंगाल, यहां भी नवाब कहलाते। और ये जो अवध वाले नवाब वजीर, ये ध्यान में रखने की चीज है, इसके पीछे टेक्निकल बातें हैं, बताएंगे। और ये नवाब वजीर और ये नवाब कहलाते। तीसरा है कर्नाटक, ये भी नवाब कहलाते, कर्नाटक के नवाब। चौथा जो है वो है आपका हैदराबाद, और ये कहलाते निजाम। यहां के रूलर को हम क्या कह रहे हैं? निजाम कह रहे हैं। तो ये ध्यान में रखने की चीज है। ये सब सक्सेसर स्टेट में आता है। अब आता है रिवेलियन। मुगलों के रिवेलियन, ठीक है, रिवेलियन स्टेट्स, विरोध में। तो मुगलों के विरोध में कौन कौन थे स्टेट्स? तो अगर इसको हम देखें तो इसके विरोध में आ रहा है पंजाब। पंजाब के बाद हम देखते हैं मराठा। ये दो मेन हैं। अब होता है सॉवरेन स्टेट में कुछ और हैं, अदर्स। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अदर्स में देखें हम तो अदर्स में आता है सिंध। दूसरा आता है ट्रावनकोर। ट्रावनकोर के बाद एक इंपॉर्टेंट है बेटा, मैसूर स्टेट। ये हम बात करेंगे, इसी पर हमारा फोकस रहेगा। इन राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से सवाल बेहतर आता है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ओके। अब ध्यान देना है इस पर। तो हम मुगल सक्सेसर स्टेट में अवध है, बंगाल है, कर्नाटका है, हैदराबाद है। तो ये तो आप समझ गए। इस ग्राउंड पर एक सवाल यूपीएससी में आता है, ये यही ग्राउंड आपका काम करेगा।
अब दूसरा सवाल आता है कि इसको शुरुआत कैसे करें। तो बहुत तरीके हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे की ओर बढ़िए। तो 2-3 स्टेट छोटे हैं, यूं उंगलियों पर ख़त्म हो जाएंगे चुटकी बजाते ही। तो उस पर हमें, दैट इज़ वेरी इजी हैंड, हल्का सा है, छोटा सा है, यानी चुटकियों पर। तो चलिए ऐसी चीज़ों के संदर्भ में हम बात करते हैं। ये तो आप जान गए बेटा। अब हम बात करते हैं इनमें से, छोटा सा उठा लेते हैं, सिंध और ट्रावनकोर। सिंध और ट्रावनकोर की बात करते हैं। सिंध, कैपिटल जो इसका है वो बताता हूं जरा सा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सिंध की बात करेंगे और सिंध पर क्या सवाल है उसको समझिए। भारत के नक्शे में 1947 से पहले आप जाइए तो पूरा पाकिस्तान है। पॉइंट क्लियर। और पाकिस्तान आज जो है वह भारत का हिस्सा, और पाकिस्तान का जो दक्षिणी भाग है जिसकी आज राजधानी कराची है, यानी सिंध प्रोविंस, सिंध प्रांत, सिंध। सिंध की राजधानी उस वक्त ठट्टा हुआ करती थी। और सिंध के संदर्भ में हम बात करें तो क्या, सिंध में मुसलमान सत्ता में थे और सिंध के शासक को जाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को निज़ाम और सिंध के शासक को जाम कहा जाता था। तो जाम यानी शासक वहां के थे। हम देखते हैं बात 1833 के आसपास। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध के जाम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और उसके तहत वो कहा कि मुझे सिंधु नदी में
व्यापार करने की अनुमति दीजिए। यानी इस एग्रीमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंध प्रोविंस में, सिंध स्टेट में, सिंधु नदी के मार्ग से जो है सिंधु के किनारे किनारे व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और इस तरह से वह सिंधु के साथ साथ दूर तक कहीं ना कहीं महाराजा रंजीत सिंह के पंजाब राज्य को ये अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, सिंध एक बहुत बड़ा उपजाऊ जमीन का क्षेत्र। सिंध में कपास की खेती बहुत आयात मात्रा में, तो सिंध उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत बड़ा में कपास की खेती है और बंदरगाह के लिए उपयुक्त। और उस समय महाराजा रंजीत सिंह के पंजाब राज्य को घेरने के ख्याल से भी सिंध का होना बहुत जरूरी। चूंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी नौसेना की ताकत थी, नेवी में बहुत आगे थी, टेक्नोलॉजी भी हो, हर चीज में हो, तो जल में वो बहुत आगे थी, तो वो हमेशा तटीय प्रदेशों से अपनी कार्रवाई करता है। और फिर समय के साथ सिंध के शासक के साथ एग्रीमेंट करके वहां पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टाफ अपॉइंट कर दिया, जिसे कहा गया रिजेंट। रिजेंट का अर्थ होता है उपशासक, यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंट करता है सिंध में। और सिंध के शासक के संदर्भ में यह बात हो गई कि सिंध कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान पहुंचे, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली। और इस तरह से सिंध की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली और रिजेंट जो है अब उसके सारे मामले को देखने लगा, ठीक है। और उसके नौसेना, सेना, सुरक्षा, रक्षा, सभी मामले, विदेश नीति को देखने लगा, युद्ध शांति सब देखने लगा। और उसके बदले में बड़े पैमाने पर कपास उत्पादक क्षेत्र और पैसे वगैरह लेता था, भाड़े का सैनिक। अब देखिए स्थितियां कहां बदलती है। अब चूंकि जैसे जैसे औद्योगिकरण तेज हो रहा है, इंग्लैंड के बाद फ्रांस में, फ्रांस के बाद जर्मनी में, तो हर स्टेट यूरोप में काफी डेवलप हो रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये फर्क पड़ा और हर देश अब यूरोप का चाह रहा है कि उसके लिए भी कच्चा माल के लिए एक बड़ा सा उपनिवेश हो, जहां से वो रॉ मटेरियल लाएं और अपने उत्पादित माल को खपाने के लिए उपनिवेश यानी ट्रेड कॉलोनी हो। अब हर जगह इंग्लैंड है, फ्रांस है, पर अन्य जो है उनको भी नजर है। तो भारत में क्या होगा कि ये स्थितियां प्रबल होगी। ऐसी परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगेगा कि सिंध पर अब कब्जा कर लें। बिल्कुल 1843 रिजेंट का नाम था चार्ल्स नेपियर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था थट्टा सिंध में। इसने क्या किया, सिंध पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद एक मैसेज गवर्नर जनरल को भेजा और मैसेज में एक वर्ड यूज किया जो फ्रेंच वर्ड है पैबाकी। पैबाकी शब्द का अर्थ भी होता है, इसका अर्थ होता है आई डिड, मैंने किया। आई डिड, मैंने किया, समझिए। तो पैबाकी, ठीक है, पैबाकी शब्द भेजा, इसका मतलब मैंने कर दिया, यानी कोई काम करना था, डन, कर दिया, मतलब समझिए। चार्ल्स नेपियर ने सिंध को जीत लिया और ये कोड वर्ड पैबाकी भेज दिया। याद रहे, वो खुद लिखता है गवर्नर जनरल और ब्रिटिश के खत में कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई नैतिक आधार नहीं था, पर हमने ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट में ऐसा किया। यह एक बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र और बड़ा बंदरगाहों के लिए उपयुक्त क्षेत्र था और हमने ये किया इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। समझ में आई बात? तो चार्ल्स नेपियर को इनाम भी दिया गया। सो दैट इज सिंध विलय हो गया, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट में। बेटा इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं। सवाल, चार्ल्स नेपियर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिजेंट सिंध में था, उसने कब सिंध पर कब्जा कर लिया? 1843। सिंध कैप्चर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ
Charles Napier. What was the code that sent by Charles Napier to Governor General? That was French word पैबाकी. What is meaning of पैबाकी? I did, मैंने किया, जीत लिया. अब सवाल तीसरा, ठीक है. तो हालांकि हमें सिंध जीतने का किसी भी प्रकार का नैतिक आधार नहीं है, पर हमने ब्रिटिश साम्राज्य के हित में ऐसा किया. Who's given this statement? चार्ल्स नेपियर का स्टेटमेंट. यकीन मानिए इससे ज्यादा कुछ नहीं सवाल आएगा आपके लिए. चलिए, सिंध फिनिश्ड. हमने पहले ही कहा सिंध बहुत ही छोटा है, 3 सवालों का मालिक. अब सिंध के बाद हमारा अगला जो है वो है ट्रावनकोर. ट्रावनकोर स्टेट जो था उसके ऊपर बात करें तो ट्रावनकोर का मतलब है राजा मार्तंड वर्मा, राजा राम वर्मा और तीसरा राजा रवि वर्मा. ध्यान देना है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके संदर्भ में बात हो रही है. अब हमारा नेक्स्ट जो किंगडम है उसका नाम है ट्रावनकोर किंगडम, ट्रावनकोर स्टेट. त्रिवेंद्रम जो आज है, जो कैपिटल ऑफ केरला है, जिसको आप पुराने नाम से तिरुवनंतपुरम, जिसमें 18 लेटर हैं और ये सवाल बनता है तिरुवनंतपुरम. तो तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम ट्रावनकोर, देन तिरुवनंतपुरम, और फिर हमने अंग्रेजों ने कहना शुरू किया क्या, त्रिवेंद्रम. और त्रिवेंद्रम फिर अब क्या नाम हो गया पुराना, तिरुवनंतपुरम. बट द ओल्ड नेम वाज दैट वाज ट्रावनकोर. एक्चुअली केरला जो है 3 भाग में डिवाइड था. कोचीन अलग स्टेट था, ट्रावनकोर अलग स्टेट था. ठीक है, तो हम और कालीकट का एक अलग स्टेट था. अब हम देखते हैं ट्रावनकोर रियासत आ गया. आज त्रिवेंद्रम से इसे फॉलो करेंगे केरला में. यहाँ पर जो राजा हुए उनका टाइटल वर्मा हुआ, और वर्मा शोज फॉर क्षत्रिय. राजा मार्तंड वर्मा, राजा राम वर्मा, राजा रवि वर्मा. मार्तंड का अर्थ होता है सन, सूरज. ठीक है, चलिए अब ये 3 राजाओं के ऊपर हम 5-6 सवाल अच्छे बनाएंगे. सवाल वहीं से आता है, तो याद रखिएगा, गौर से सुनिए. आज के केरल के त्रिवेंद्रम में एक ट्रावनकोर रियासत हुआ करती थी, और ट्रावनकोर रियासत बहुत प्राचीन थी. और ट्रावनकोर रियासत का जो संदर्भ आता है वह बहुत ही प्राचीन है. मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि प्राचीन काल में फोर्थ सेंचुरी बीसी से, यानी आज से 2400-2300 साल पहले से इसका हमें जिक्र मिलता है संगम काल में, संगम एरा में. और संगम एरा में 4 राज्यों का जिक्र है, चोला, चेर, पांड्य और सतियपुत्र. ये जो चेर है वो केरल का ट्रावनकोर स्टेट से रिलेट करता है. और इनका वेस्टर्न कोस्ट पे मालाबार तट पे, पूरा मालाबार पहाड़ी वाला स्टेट था जो मसालों के लिए जाना जाता था. और ये तट देखा जाए तो एक बड़ा लंबा सा है और बहुत ही मसालों के लिए रिच है. और ये व्यापार करते थे सदियों से, 2500 साल पहले से रोमन एम्पायर से. और रोम के सिक्कों से पद्मनाभन स्वामी मंदिर भरता चला गया. लेकिन उस वक्त मंदिर नहीं था, मंदिर तो बाद में बना, पर वो सारा खजाना मंदिर को भगवान पद्मनाभन को सुपुर्द कर दिया गया.
बताएंगे आगे आने पर। अब आइए, तो रिच एस्टेट था, नो डाउट। अब आइए, यहां पर एक राजा हुए, राजा राम वर्मा। ठीक है, ये 18th सेंचुरी में मौजूद थे। और उससे पहले वे राजा मार्तंड वर्मा, ये भी 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में मौजूद थे। और सबसे आखिरी में हुए राजा रवि वर्मा। अब जरा इन पर सवाल। राजा मार्तंड वर्मा ने अपने समय में एक भव्य मंदिर बनवाए। ये लोग, इनके गॉड जो थे, आई मीन फैमिली गॉड, परिवार के कुल देवता, वो लॉर्ड विष्णु थे। और विष्णु को ये कह रहे हैं पद्म नाभन, जिसके पद्म में, जिसके नाभि में पद्म हो, नाभि में कमल हो, यानी विष्णु। तो पद्म नाभन, पद्म मतलब कमल, नाभन मतलब नाभि। ठीक है, अब आइए, तो राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी राजधानी में समंदर के किनारे, समंदर वहां से 1 किलोमीटर दूर होगा, के किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया लॉर्ड विष्णु के लिए, जिसमें विष्णु की मूर्ति जो है वो नाग शस्या पर सोए हुए हैं। इस संदर्भ में दिखाया गया है, नाग शस्या पर सोए हुए हैं। तो याद रखिएगा, इनको हम अनंत शाही विष्णु कहते हैं। यहाँ पे विष्णु का नाम जो है पद्म नाभन है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये मंदिर बहुत विशाल है और बहुत ही बेहतर सुंदर कारीगरी का नमूना भी है। समय के साथ क्या होता है, राजा मार्तंड वर्मा ने जो वर्तमान में टेम्पल है वो 1724 का बना हुआ है। इससे पहले भी वहाँ मंदिर थे, टूटने के बाद ये मंदिर जो वर्तमान में है पद्मनाभन मंदिर ने बनवाया। कौन? राजा मार्तंड वर्मा ने। और हाँ, जो राज्य की उनकी संपत्ति थी, खजाना थी, उसको अपने कुल गुरु पद्मनाभन के नाम पर करके इसे मंदिर के पास रख दिया, मंदिर में रख दिया, एक खजाने बना के रख दिया। कहने का मतलब ये है। और वहां पर धन सुरक्षित रहा। रीजन ये भी है कि अक्सर जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल के शासक दक्षिण भारत पर हमला बोलते थे और धन को ले जाने का डर था। और ऐसी लूट मदुरई तक हो चुकी थी, मैसूर तक हो चुका था, आगे बढ़ा जा सकता था। तो इसलिए इन लोगों ने धन को मंदिरों में रखना शुरू किया, और खासकर ऐसे खजाने पर। अब आइए, जो भी है, पद्मनाभन मंदिर का, वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने किया? राजा मार्तंड वर्मा ने 1724 के आसपास। एक पॉइंट क्लियर। मार्तंड वर्मा से अब कोई सवाल नहीं। नेक्स्ट है राजा राम वर्मा। राजा राम वर्मा इंग्लिश अखबार लंदन एडिशन पढ़ने के शौक रखते थे, और इस ख्याल से वो इंग्लैंड से उनके लिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पर मंगाया जाता। क्योंकि ये 5 दिन 10 दिन 8 दिन पर जहाज आता, तो ये अखबार, इनके जो ऑर्डर बुक थे, आ जाता। और ये अखबार चेन्नई तक पहुंचता। चेन्नई से अपने त्रिवेंद्रम तक ये अखबार अपने खर्चे पर मंगवाते थे, वहां से कैरी करवाते थे। तो इनमें से वह कौन सा राजा था त्रिवेंद्रम का, यानी ट्रावनकोर का, जो इंग्लिश एडिशन अखबार पढ़ने का शौकीन था, जो इसके लिए लंदन से अखबार आता? तो राजा राम वर्मा। यह आया हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब अगले पॉइंट पर देखें। राजा राम वर्मा एक अच्छे रंगकर्मी, ड्रामाटिस्ट भी थे। वो ड्रामा, नाटक लिखते, उसका मंचन करते, पात्रों का संयोजन करते, ड्रेस डिजाइनिंग करते पात्रों के लिए, संवाद, डायलॉग लिखते, खुद एक्टिंग, अभिनय करते, यानी हर विधा, नाटक से जुड़े सभी चीजों में ये प्रवीण थे, स्मार्ट थे, मास्टर थे। यानी वो एक नाटककार थे, यानी वो एक ड्रामाटिस्ट थे। ये क्वेश्चन आएगा। तो ट्रावनकोर का वह राजा कौन था जो इंग्लिश अखबार पढ़ने का शौक रखता और नाटककार था? तो हम कहेंगे क्या? राम वर्मा। दो कैरेक्टर खत्म। तीसरे कैरेक्टर पे आइए, राजा रवि वर्मा, जो आखिरी कैरेक्टर है। इनके ऊपर 5 सवाल बना सकता है। कैसे? तो गौर से सुनिए। राजा रवि वर्मा जो थे वो एक महान आर्टिस्ट हुए, चित्रकार हुए। चित्रकला में पेंटिंग जो होती है 2 तरह की होती है।
एक को आप कहते हैं भित्ति चित्र और एक को कहते हैं पोर्ट्रेट। जो दीवारों वगैरह पर बनाई जाती है उसे भित्ति चित्र कहते हैं, दीवारों छतों वगैरह में, और जो आप कैनवास के ऊपर बनाते हैं उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। ये पोर्ट्रेटिस्ट थे, यानी कैनवास पे बनाते। अब आइए, जिस चीज से बनाया जाता है, जिस तरह के पेंट से, उसके आधार पर भी पेंटिंग दो होती है, ऑयल पेंटिंग एंड वाटर कलर। तो ये ऑयल पेंटिंग में प्रवीण थे। तैल चित्र, ऐसे ही आपके एनसीईआरटी 11th क्लास में देगा तैल चित्र, बिल्कुल सही। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इनके जो चित्रांकन में जो कैरेक्टर्स है वो कौन है? माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि पौराणिक किंवदंतियों की कहानियों के अनुसार जो चरित्र होते हैं वो थे। कैसे? जैसे महाभारत के पात्र हों, रामायण के पात्र हों, कृष्ण लीला से जुड़े पात्र हों, कृष्ण का पात्र हो, श्रीमद् भागवत गीता का पात्र हो, नल दमयंती का पात्र हो, दश कुमार चरित्र का हो। कहने का मतलब पुराने नाटक, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, ये सब चीजों के पात्र हों। प्लस और भी हैं, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं बाघा की, उन गुफाओं में जो मूर्तियां बनी हैं, पुरुष की, स्त्रियों की, देवी देवताओं की, यक्ष यक्षिणियों की, उन मूर्तियों को चित्र में उतारते थे। कहने का मतलब ये है कि इनके चित्रांकन में जो पात्र हैं, कैरेक्टर, वह पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं, अजंता एलोरा की गुफाओं के मूर्तियों से, चित्रों से प्रभावित थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। अब अगले पॉइंट पर आइए। इनके पात्रों में अधिकांशतः महिलाएं होती हैं, महिलाएं। अब चाहे उत्तर भारत का कैरेक्टर हो या दक्षिण भारत, पर उनके पात्रों में जो महिलाएं होती हैं वह केरला के नायर ब्राह्मण परिवार की महिलाओं से मिलती जुलती पात्र होती थी, फिजिकली, ड्रेस के सेंस में। यानी नायर महिलाएं क्या, तो अगर उत्तर भारत से कंपेयर करें तो हमारे उत्तर भारत में जो हमारे सिख, पंजाबी, जाट समुदाय के लोग हैं, जहां हमारी महिलाएं हट्ठी कट्ठी होती हैं। मोटापा शब्द का मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हट्ठी कट्ठी, ये उनकी ब्यूटी का मायने है। तो वहाँ भी नायर लेडी काफ़ी तंदुरुस्त, हट्ठी कट्ठी होती थी। जैसे चंद्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका में देखिए, जैसे हमारी रेणुका चौधरी को देखिए, जैसे हमारी स्मृति ईरानी हुई, ये सब हट्ठी कट्ठी तंदुरुस्त महिला मानी जाएंगी। विद्या बालन नया नाम जोड़ लीजिए, तो इस तरह की मैं बात करना चाह रहा हूँ। ज्वाला गुट्टा की बात कर लीजिए, अभी अभी दूसरी शादी 37 वर्ष की उम्र में की है, कर्नाटक तमिल पिक्चर के हीरो विष्णु के साथ, अपने बर्थडे पर कल ही, इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि इनके पात्र नायर महिलाएं होती हैं और हट्ठी कट्ठी होती है। अब अगले पॉइंट पर आइए। इनके कुछ पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स में 2 नाम याद रखिए। एक पेंटिंग का नाम है प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, शकुंतला राइटिंग लव लेटर। इसमें बेटा हमारे आपके जो है ड्रेसिंग रूम है, वहां भी ये मूर्तियां छोटी ही सही पर होती है। देखिएगा, एक मूर्ति होगी अक्सर, या आप गूगल पे डाल दीजिएगा, मिल जाएगा। इसमें एक लेडी है, हाथ में कागज है, इसमें कलम है, वो लिख रही है। और देखिए उसका पोस्चर क्या है, बॉडी हम उतना नहीं कर पाएंगे, पर ये समझ में आई बात। किस से छुपा रही है? प्रेम पत्र लिख लिया तो छुपाएगी। तो प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय होम? राजा रवि वर्मा। दूसरा, एक बगीचा नुमा स्थिति है, ठीक है। बगीचा क्या, घर का जो बाग होता है, लॉन है, वहां पर एक खंभा है, पिलर, पिलर के ऊपर एक हंस है, स्वान, और एक स्त्री है जो उसके साथ ऐसे हाथ रख के स्वान से फेस टू फेस बात कर रही है। उस टाइम में कोरोना तो था नहीं, तो कोविड का कोई चक्कर नहीं था, तो ऐसे बात कर रही है, ना बर्ड फ्लू था, ऐसे बात कर रही है। इसको कहते हैं हंस दमयंती। दमयंती एक राजकुमारी है पौराणिक कथाओं में, और हंस, तो हंस दमयंती। दिस पेंटिंग ऑल्सो
राजा रवि वर्मा। ये दो इनके मास्टरपीस पेंटिंग है, और पेंटिंग तो इनके सैकड़ों से ज़्यादा है, लाखों करोड़ों में बिकता है। तो ये ध्यान में रखना है। राजा रवि वर्मा ग्रेट पेंटर, ऑयल पेंटर, इनके पौराणिक कथाओं से चरित्र हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्रों और मूर्तियों से प्रभावित थे। इनके पेंटिंग में अधिकांशतः महिलाएं हैं, जो नायर महिला की तरफ प्रतिनिधित्व करती है। और ये ऑयल पेंटर थे। और हाँ, इनके दो मास्टरपीस पेंटिंग वर्क जो है, एक हंस दमयंती और एक पत्र, प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। इनका काम खत्म। अब जो राजा रवि वर्मा के ऊपर थे, राम वर्मा ड्रामाटिस्ट हैं और इंग्लिश अखबारों के चहेता हैं, पढ़ने वाले हैं। मार्तंड वर्मा आज का पद्मनाभन स्वामी मंदिर का निर्माता है। तो ये ध्यान में रखना, ट्रावनकोर फिनिश। अब ट्रावनकोर से बड़ा क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। जब मॉडर्न इंडिया आएगी, मतलब इसी का आखिरी में, स्वतंत्रता आंदोलन में, तब हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो आगे आएगा। अब अगले पॉइंट पर आइए, ट्रावनकोर फिनिश मीटर। तो सिंध क्लियर, ट्रावनकोर क्लियर। बात कर लेते हैं मैसूर स्टेट की। ठीक है, फाउंडर या किडनैपर कह लीजिए, हैदर अली की बात करने जा रहे हैं। 3-4 मिनट का ब्रेक लीजिए।
हेलो बेटा, कम बैक। और शुरुआत करते हैं बेटा। हम बात कर रहे थे मैसूर एस्टेट के फाउंडर, किडनैपर, जो भी कहिए, हैदर अली। इस पे सारी बात हमारी होगी, सारी बात। सुनिए गौर से। जब विजयनगर एम्पायर था तो विजयनगर एम्पायर समय के साथ टूटता चला गया। विजयनगर के एम्पायर का एक आखिरी निशानी के तौर पर मैसूर वाले क्षेत्र में, कर्नाटक के इस क्षेत्र के मैसूर वाले क्षेत्र में वाडियार घराना सबसे आखिरी तक में कायम रहा। और चेन्नई में अब ये वाडियार घराना जो है, हाँ बेटा, जो वाडियार घराना है वहां पर कृष्णराज नाम से एक नाबालिग राजा राज करता था, कृष्णराज। और एक पोस्ट होता था दुलवई। दुलवई नाम के पद पर चिक्का राजा नाम का व्यक्ति था और उसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी मैसूर एस्टेट का था, यानी वाडियार घराने का। तो घराना वाडियार है, एस्टेट का नाम मैसूर है, और वो कृष्णराज नाबालिग है, और चिक्का राजा जो है जिसके हाथ में पावर ऑफ अटर्नी है एज ए पोस्ट दुलवई के तौर पर। और उसी समय हैदर अली नाम का एक व्यक्ति सिपाही के तौर पर उसकी सेना में भर्ती होता है, रिक्रूटेड। वो बड़ा अच्छा काम करता है, अतः वह बहुत जल्दी 10 सिपाहियों का सरदार, सिपह सलार बन जाता है। और राजधानी आते जाते राज्य के एक पुरोहित से इसकी अच्छी पैठ, जान पहचान हो जाती है। उस पुरोहित का नाम है पूर्णैया पंडित। पूर्णैया पंडित के साथ मिलकर यह साजिश रचता है और जो चिक्का राजा है दुलवई के पद पर, उसका काम तमाम कर देता है। और इस तरह से अब अपने आप को आगे करके पावर ऑफ अटर्नी अपने पास ले लेता है।
पॉइंट क्लियर। और बहुत जल्दी सर्वे सर्वा पावर ऑफ अटर्नी इसके हाथ में आता है और ये फुल फ्लेजेस रूल करना शुरू करता है, कृष्णराज की कोई परवाह नहीं। अर्थात यूपीएससी के लिए हैदर अली मैसूर राज का अपहरणकर्ता, किडनैपर है। सवाल ऐसे ही आ चुका है। यूपीएससी पीसीएस को छोड़ दीजिए तो अन्य सामान्य एग्जाम के लिए सवाल है, हु इज फाउंडर ऑफ मैसूर एम्पायर या मैसूर स्टेट, देन योर आंसर विल बी एज हैदर अली। समझ में आया? यूपीएससी की नजर में अपहरणकर्ता राज्य का, और वैसे आप क्या कह रहे हैं, फाउंडर। पॉइंट क्लियर। अब आइए, मैसूर राज्य के दो कैपिटल बने, ठीक है, पैरेलली। एक कैपिटल ऑलरेडी मैसूर, और जो सेकंड कैपिटल बना वह कावेरी नदी का एक आइलैंड वाला एरिया जिसको आप कहते हैं श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम इन द कावेरी रिवर एज एन आइलैंड, known very famous Srirangapatnam island of Kaveri river in Karnataka region. So there are two capital, Mysore and Srirangapatnam. Next point, हैदर अली ने 1755 में 1755 में, ध्यान में रखना है, 1755 में मद्रास के निकट, अपने ही राज्य क्षेत्र के भीतर मद्रास के निकट एक शहर है डिंडीगुल। डिंडीगुल में उसने आयुध फैक्ट्री, एक्चुअली फैक्ट्री ना होकर के क्या था, ऑर्डिनेंस डिपो की स्थापना की। आयुध फैक्ट्री लिख दे, तोपखाना लिख दे, ऑर्डिनेंस डिपो लिख दे, कैनन डिवीजन लिख दे, एक ही बात है। शस्त्रागार लिख दे, आर्मरी लिख दे। सिंपली तोपखाना की, आयुध केंद्र की स्थापना किया। चूंकि अब ये मद्रास के निकट था और मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चौंक गई। सुरक्षा का मामला तनातनी संभव है। अब दोनों में युद्ध की नौबत आएगी। आपसे सवाल यह करता है, हैदर अली ने आयुध कारखाना कहां और कब स्थापित किया? 1755, डिंडीगुल नियर मद्रास। अब हैदर अली अक्सर एक स्टेटमेंट बोला करता और आखिरी में उसने बोला भी, क्या यह स्टेटमेंट बराबर आता है? सवाल, स्टेटमेंट सुनिए, मैं अंग्रेजों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं अंग्रेजों को समंदर तक खदेड़ सकता हूं पर मैं समंदर नहीं सुखा सकता। मीन्स कि हमारी इतनी ताकत है कि जमीन पर उसे टिकने नहीं देंगे, पर जब तक समंदर है, कंपनी की ताकत है, समंदर हम सुखा नहीं सकते, वरना हम उसको खत्म कर सकते। तो ये बात बहुत बार सवाल बन के आया है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में, खास करके यूपीएससी पीसीएस में। एक पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आइए। हैदर अली के साथ, यानी मैसूर एस्टेट के साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध लड़ेगी। 4 युद्ध होगा। सभी का नाम है एंग्लो मैसूर वॉर। आंगल यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर एस्टेट, आंगल मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। देयर वर 4, 1 2 3 4, ऐसे बात करेंगे। 1 2 3 में रिजल्टली एक एग्रीमेंट साइन होगा दोनों के बीच, और उससे क्या होगा वो भी। तो जरा इसको स्टार्ट करते हैं, गौर से सुनिएगा, हर एक सवाल है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हेल्ड बिटवीन मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग 1767 टू 69। 1767 से 1769 में आंग्ल मैसूर फर्स्ट वॉर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स
भी नहीं था उस वक्त में आया हुआ, तो वहां पर जो आयरकुट वगैरह थे वो सब लड़ने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और इधर से हैदर अली है। इस युद्ध में हैदर अली जीत जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड। हैदर अली कब्जा कर लेता है कंपनी के मद्रास कोठी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ जोड़ लेता है तो एक एग्रीमेंट साइन होती है मद्रास शहर में, इसके कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस संधि के तहत हैदर अली ने मद्रास वापस कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ले जाओ। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास एज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767-69। क्या हुआ? मद्रास कब्जे में, मद्रास वापस किया, किस एग्रीमेंट से? ट्रीटी ऑफ मद्रास। पॉइंट क्लियर, ये हो गया। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, उसके दो फेज हैं, 1780 से 82 और 1782 से 84, 4 साल। फर्स्ट फेज हैदर अली, सेकेंड फेज में उसका बेटा टीपू सुल्तान, क्योंकि हैदर अली मृत्यु को प्राप्त करेगा। अब ध्यान दें, 1780 to 82 हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फ्रॉम कंपनी साइड द चिफेंट वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉर हुआ। ड्यूरिंग द बैटल हैदर अली इंजर्ड, घायल हो गया, एंड ऑन द बेड पास्ड अवे, घर में बीमार हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। दैट वॉर कंटिन्यूड बाय हिज सन टीपू सुल्तान उर्फ टीपू औलिया, शेर मैसूर। सो द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर सिंस 1782 till 84. One side Tipu Sultan, other side Warren Hastings of East India Company. But finally this war remained tie. टाई कैसे? तो समंदर के तटीय प्रदेशों में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और जमीनी भागों में टीपू सुल्तान जीता। फिर दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया मैंगलोर शहर में, तो इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ने अपने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया, वो अपनी सीमा में, ये अपनी सीमा में लौट आए। तो इट वॉज रिमेन टाई। इन लैंड एरिया विनिंग पोजिशन वॉज मैसूर, एंड इन कोस्टल एरिया विनर इज कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। In that respect, they come together to each other to transfer the place that the captured by them. तो ये चीज है। अब सुनिए, तो कौन सा युद्ध रहा जो बराबर का रहा? इसमें कौन किस एरिया में जीता? किस संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। पहला मद्रास, दूसरा मैंगलोर। ऐसा ही सवाल आएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। अब आगे आइए अगली कड़ी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ड्यूरिंग 1789 to 92, 1789 से 92। अब वन साइड ऑब्वियसली टीपू सुल्तान, अदर साइड ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड द लीडरशिप इन द बैटलफील्ड टेकन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1785 से 93 तक रहेगा। तो कॉर्नवालिस के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखते हैं मराठा ने एक तरह से दगाबाजी की, कांस्टेंट रह गया। संधि के तहत वो एक तरह से ब्रिटिश को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया। पर जो भी हो, इस युद्ध में क्या होता है कि टीपू सुल्तान डिफीट हो जाता है। टीपू सुल्तान के दो पुत्रों को जो नाबालिग है पकड़ लिया जाता है और कंपनी दबाव बनाती है, यू हैव टू गिव मी योर हाफ ऑफ ए स्टेट, अदरवाइज आई विल किल यू बोथ ऑफ सन। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके दो नाबालिग पुत्रों को पकड़ लिया और कहा कि मुझे आधा राज्य दे दो।
और फिर हम बेटे को वापस कर देंगे। इन्होंने आधा राज्य भी दे दिया, पर बेटे वापस नहीं किए, हत्या कर दी गई, दीवारों में चिनवा दिए गए। ये बात से देखें तो ये, पर इस एग्रीमेंट से, किस एग्रीमेंट से तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त हुआ? तो उसके लिए हम कहेंगे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि से तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त हुआ और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विक्ट्री पाई और डिफीटेड टू द टिपू सुल्तान। एंड वन थिंग मोर, किस एग्रीमेंट से तीसरा युद्ध समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस युद्ध में टीपू ने अपने आधे राज्य खोए और अपने 2 इनोसेंट निर्दोष पुत्रों को खोया? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, दैट वाज द रियलिटी। 3 हो गए सीरियली, 3 वॉर और 3 एग्रीमेंट। तीनों एग्रीमेंट के फर्स्ट लेटर को उठा लीजिए। एम फॉर मद्रास, एम फॉर मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम के लिए श्री, तो MMS। आपकी बात तो है, MMS बनता है ना, आप भी जानते हैं। और मामा श्री लगा दीजिए तो मामा श्री हो जाएगा। तो मामा श्री और ये 3 एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मामा श्री से याद किया जा सकता है। चलिए अब बात को हम आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट पे आते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अब अगली कड़ी में बात क्या है उसको समझिए। अब क्या होता है, टीपू सुल्तान के साथ चौथा युद्ध होता है, फोर्थ एंड लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799। वन साइड शेरे मैसूर टीपू सुल्तान and other side, as you know that, what? Lord Arthur Wellesley from East India Company, जो 1798 में आया और 1805 में जाएगा। तो लॉर्ड अर्थर वेलेस्ली, ठीक है। अब आइए, इसके साथ युद्ध होता है। इस युद्ध के दरमियान 3-4 सेंधा, बेदनूर, इन सब जगहों पे टीपू सुल्तान डिफीट खाता है एंड फाइनली श्रीरंगपट्टनम किले में चारों तरफ से घिर जाता है और वेलेस्ली के हाथों लड़ते हुए मारा जाता है। लॉर्ड अर्थर वेलेस्ली 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की अपने हाथों तलवार से सिर कलम कर देता है। बी हेडेड, यानी हेड को धड़ से अलग कर देना। बी हेडेड, बी मतलब काट के निकाल देना, तो बी हेडेड तो सिर काट के निकाल देना। तो समझ में आई बात। तो 4 मई 1799 टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है, सिर कलम करता है वेलेस्ली खुद। युद्ध समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर पर कब्जा कर लेती है और मैसूर के सेनाओं को भी अपनी सेना में भर्ती कर लेती है। और जो कृष्णराज था, जो बालिग हो चुका है, उसको जो मैसूर का कैपिटल सिटी वाला एरिया है वो दे देता है, एंजॉय करो। और जो अपना जमीन जायदाद इधर उधर पूरा ले लेता है। तो इस तरह से याद रखिए, तभी तो ये मैसूर स्टेट बाद में चल करके आगे मिलेगा भारत की आज़ादी के साथ। तो ये समझ में आ गई बात। 4 युद्ध, 4, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है चौथे में, और मैसूर पे कब्जा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझिए। टीपू सुल्तान, इसे शेर ए मैसूर कहते हैं। बचपन में इसे हैदर अली टीपू औलिया कहता था। टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाता था। इसके लिए हम लोग इस यार्ड में पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्ष था। अब नई नई कहानियां उभर रही हैं। क्यों? 2-4 चीजों को देखिए। बहुत चीजें छुपाई गई, छुपाने दीजिए। हमें तो क्वेश्चंस के हिसाब से देखना है। बाकी बहस की बात फेसबुक पर, ट्विटर पर समीक्षक लोग करते रहेंगे, ध्यान देना। इसके टीपू के राज में कोई भी मंत्री पद नहीं होता, सारे कार्य खुद देखता। सचिव स्तर के कर्मचारी होते। बहमनी राज, शेरशाह सूरी, शिवाजी का समय और टीपू के समय मंत्री पद नहीं होते। याद रखिएगा, शिवाजी के राज में ये सचिव स्तर के अष्टप्रधान होते थे। शेरशाह सूरी मंत्री नहीं रखता था। बहमनी राज में मंत्री नहीं होते थे। और जैसा मैंने कहा, टीपू सुल्तान में मंत्री नहीं होते थे। अब
टीपू सुल्तान ने कैलेंडर्स की शुरुआत की। कालीकट बंदरगाह सब उसी के पास था। मसाले के व्यापार पर कब्जा करने के लिए कंपनी को उस पर हमला करना था, बहाने ढूंढ रहा था। टीपू के बचपन के तमाम खिलौने में बाघ हुआ करता था, और बाघ ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों पर झपट्टा मार रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हो या जो भी मैनुअल हो, मशीन वाला, सब में बाघ होता। टीपू सुल्तान की तलवार के मूठ में भी बाघ था, जैसे बाहुबली के तलवार में। तो याद रखिएगा, बाहुबली की तलवार में घोड़ा था और इसके में मूठ में बाघ था। ये टीपू सुल्तान की तलवार अंग्रेज लेके इंग्लैंड चले गए, जिसे एक नीलामी में, ऑक्शन में हमारे विजय माल्या ने खरीदा और कर्नाटक सरकार को गिफ्ट कर दिया। एक अच्छा काम किया था वो। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पर। अब अगला पॉइंट बताता है कि बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन तीव्रता बहुत ज्यादा थी, तेज था, जल्दीबाज था। कुल मिला के ध्यान दीजिए, टीपू सुल्तान स्वतंत्रता प्रेमी है, रिपब्लिकन सिस्टम, फ्रीडम में, सॉवरेनिटी में बिलीव करता है। यह भारत का पहला शासक था जो कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा आर्थिक रूप से ताकतवर होना जरूरी है। जैसे चाइना, इकोनॉमिक पावर, तो अपने आप सॉवरेनिटी आ जाएगी। तो ये बात वो बार बार कहता है, ये ध्यान में रखना है। यानी ये राजनीतिक ताकत से ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देता था, आर्थिक ताकत को महत्व देता था। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इसने चाइना के साथ प्रतिनिधि भी भेजे थे, डेलीगेट्स भी, और व्यापार वाणिज्य भी करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाने के संदर्भ में इसने ईरान के पास, तुर्की के पास भी दूत भेजा कि अगर आप लोग साथ दें तो हम जो है इसे मार भगाए, पर किसी ने साथ नहीं दिया। इसने 2 बंदरगाह शहर विकसित किए, बंदरगाह बनाए, कारवाड़ और मंगलोर। अगला पॉइंट आता है कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता प्रेमी होने के नाते अपने पूरी आर्मी की ट्रेनिंग फ्रेंच आर्मी मैन को दिया था, और उसी ने जो है इसे अच्छे से मेंटेन किया था। और फ्रांस की राज्य क्रांति में दिलचस्पी लेता था। फ्रांस के राज्य क्रांति के संदर्भ में वहां के जो कुछ नेता थे, एक तो आपको मालूम है जीन जैक्स रूसो, जिसके ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है फ्रांस की राज्य क्रांति, 14 जुलाई 1789, 1789। तो जैक्स जीन रूसो के चाहने वाले गणतंत्र प्रेमियों ने फ्रांस में, पेरिस में क्लब बनाया, जैकोबिन क्लब। टीपू सुल्तान पेरिस के जैकोबिन क्लब का सदस्य था, फ्रांस के राज्य क्रांति में दिलचस्पी रखता, और जब फ्रांस में राज्य क्रांति सफल हुई, इस खुशी में इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। हॉट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, मराठों के आक्रमण से इसके महल के आगे, श्रीरंगपट्टनम में महल के आगे शारदा मंदिर काफी नुकसान हुआ, टूट गया। इसने अपने निजी पैसों से उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह भी तथ्य है। ठीक है, तो याद रखना है, टीपू सुल्तान के संदर्भ में ये सब अमुख बातें महत्व रखती है। सवाल बनता है, गणतंत्र प्रेमी, जैकोबिन क्लब का मेंबर, फ्रांस की राज क्रांति में दिलचस्पी लेता, स्वतंत्रता का पेड़ लगाया, उसका नाम रख दिया फ्रीडम ट्री, पेड़ लगाया। ठीक है, 2 बंदरगाह बनाए, कैलेंडर चलवाया, मंत्री पद नहीं होते थे, खिलौने सारे बाघ के होते थे, और उसी ने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट मैसूर के शेरे मैसूर टीपू सुल्तान का, भेड़ की तरह लंबी उम्र जीने से अच्छा है शेर की तरह लड़ते हुए मर जाना। आई एम रिपीटिंग, भेड़ की तरह लंबी उम्र जीने से अच्छा है शेर की तरह लड़ते हुए मर जाना। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय होम, यू नो, इट्स आंसर इज टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान इन तमाम सवालों के लिए जाना जाएगा। बहुत अच्छा सवाल होता है, ध्यान में रखेंगे आप। इस तरह से हमने मैसूर स्टेट को कंप्लीट किया और उनके तमाम सवालों को भी हमने संदर्भित कर दिया, रेफरेंस में दे दिया। इस तरह से हम कल की कड़ी में आगे बढ़ेंगे, अवध, बंगाल और मराठा के ऊपर बात करेंगे। ओके, टिल देन, गुड बाय, वी विल मीट टुमारो, टेक केयर।